हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर लिया था तथा प्रोटीन में हमने अल्फ़ा एमिनो एसिड के बारे में स्टडी की थी। अल्फ़ा एमिनो एसिड को हमने कई प्रकार से क्लासीफाई भी कर लिया था। इनमें हम लास्ट में आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक ये दर्शाते हैं। तो टॉपिक है हमारा अल्फ़ा एमिनो अम्लों के गुणधर्म। अल्फ़ा एमिनो अम्लों के गुणधर्म तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अल्फ़ा एमिनो अम्ल जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, मतलब ये कलर लेस होते हैं। दूसरी बात, ये क्रिस्टलीय होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है इनका? उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। देखो अल्फा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान से देखना। आर सी NH2 H और C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? ये एक अल्फा एमिनो एसिड है। यहाँ पर आर को मैं बदलता जाऊंगा, नए नए अल्फा एमिनो एसिड बनते चले जाएंगे। आर की जगह H ले लूंगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। CH3OH ले लूंगा मैं, CH3 ले लूंगा यहाँ पर, तो ये आपका एलेनिन बन जाएगा। CH2OH ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आपका सीरीन बन जाता है। इसके अलावा एस्पार्टिक अम्ल और लाइसिन, ल्यूसिन ये हमने सभी बना लिए थे लास्ट क्लास में। तो ये मेरे पास एक अल्फा एमिनो एसिड है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात क्या है कि जो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो NH2 है और एक पार्ट मेरा क्या है, COOH। जो NH2 वाला पार्ट है ये पार्ट आपका होता है क्षारीय प्रकृति का। ध्यान से समझना, ये पार्ट आपका कैसा होता है, क्षारीय। जबकि COOH वाला पार्ट आपका कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। तो एक ही कंपाउंड में अम्ल भी प्रेजेंट है और क्षार भी प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है अम्ल क्षार अभिक्रिया तो होनी ही होनी है। एक्चुअली अम्ल का काम होता क्या है? अम्ल का काम होता है H+ त्यागना। अम्ल का काम क्या है? H+ को रिलीज करना, त्यागना। और क्षार का काम क्या होता है? H+ को ग्रहण करना। ये H+ को ग्रहण करता है और ये H+ को रिलीज कर देता है। अब एक ही कंपाउंड में दोनों ही चीज उपस्थित है, तो ये तो क्या करेगा, H+ को त्याग देगा और ये तुरंत ही उस H+ को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अच्छा, ये घटनाएं एक साथ यदि हो जाती हैं तो क्या होता है, देखो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। आर सी पर एक H लगा हुआ है, नीचे कौन आ जाएगा, NH2, फिर इधर C डबल बॉन्ड O और H। ये मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब ये अपना H+ त्यागेगा क्योंकि इसका काम है H+ को त्यागना। H+ गया है, प्लस यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये उस H+ को ग्रहण कर लेगा, तो 2 की तरह जगह ये कितने हो जाएंगे, 3। प्लस को ग्रहण किया है, कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि एक ही कंपाउंड में H+ त्यागने वाला भी है, H+ ग्रहण करने वाला भी है। इस कारण यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए और इस प्रकार एक द्विध्रुव आयन का क्या हो गया, निर्माण। द्विध्रुव क्यों बोल रहा हूं, दो ध्रुव बन चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव ध्रुव और एक नेगेटिव पोल यानी कि नेगेटिव ध्रुव। तो डाईपोल यानी द्विध्रुव बन चुका है ये। तो ये यहां पर जो बना है ये मेरा कैसा आयन बना है, एक द्विध्रुव आयन। किसका निर्माण हुआ है, यहां पर द्विध्रुव आयन का निर्माण हो गया है। ठीक है, इसी द्विध्रुव आयन को हम किस नाम से जानते हैं, ज्विटर आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ज्विटर आयन के नाम से हम यहां पर इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, एम्फोलाइट।
इसको हम एम्पोलाइट आयन के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही आयन को द्विध्रुव आयन, ज्यूटर आयन या एम्पोलाइट आयन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? ये न्यूट्रल है या फिर चार्ज युक्त है? तो आपको दिखाई दे रहा है चार्ज तो है, लेकिन एक ही पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो ज्यूटर आयन होता है ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो अब समझो इसका अगला पॉइंट क्या था। ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्फा एमिनो एसिडों में एक बहुत बड़ी विशेषता ये पाई जाती है कि ये ज्यूटर आयन बना लेते हैं। और ज्यूटर आयन को मैं समराइज करूं तो यहाँ पर एक ही ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी अम्लीय प्रकृति भी का भी उपस्थित है और NH2 क्षारीय प्रकृति का ग्रुप भी उपस्थित है। क्षार का काम H+ ग्रहण करने का होता है, जबकि अम्ल का काम H+ त्यागने का होता है। ये अपना H+ त्यागेगा और ये H+ ग्रहण करेगा। तो ये तो कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा और ये अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। एक ही में पॉजिटिव और नेगेटिव आने के कारण आयन बन जाता है और इसी आयन को द्विध्रुव आयन, ज्यूटर आयन या एम्पोलाइट आयन के नाम से जाना जाता है, जिसकी नेचर क्या होती है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्रकृति का यह होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात आती है। ज्यूटर आयन आपके समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट बात, अब आपको पता है कि ये जो अल्फा एमिनो एसिड है इसमें कौन से ग्रुप उपस्थित हैं? NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप उपस्थित है और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसमें उपस्थित है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसमें उपस्थित है। ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक और एमिनो जो दोनों ग्रुप यहां पर उपस्थित हैं, तो एमिनो मतलब ये क्षारीय प्रकृति और कार्बोक्सिलिक यानी कि ये अम्लीय प्रकृति। तो ये दोनों की ही रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। दोनों की ही क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। यानी एमिनो समूह वाली अभिक्रिया भी ये रिप्रेजेंट करता है और COOH वाली समूह की भी रासायनिक अभिक्रिया ये प्रदर्शित करता है। चूंकि अपन का अलग से चैप्टर है एमिनो, तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन युक्त कंपाउंडों में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शंस को। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा एक चैप्टर है, तो वहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इनकी रिएक्शन नहीं पढ़नी, बस हमें इसकी प्रॉपर्टी जाननी है कि ये क्या क्या कर सकता है। तो ये एमिनो वाली अभिक्रिया भी दर्शा सकता है और COOH वाली अभिक्रिया भी दर्शा सकता है। तो बोथ टाइप रिएक्शन ये शो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात, अब आप ध्यान से देखोगे मेरे पास ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ठीक है, मैं नोट करता हूं आपके आगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं पहले, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये मेरा अल्फा एमिनो एसिड बन चुका है। ठीक है। अब इस अल्फा एमिनो एसिड में इस वाले कार्बन को ध्यान दो आप। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन मतलब कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके पास वाला अल्फा, फिर बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? एक अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए समूहों को देखो। इस कार्बन से COOH जुड़ रहा है, इस कार्बन से इधर NH2 जुड़ रहा है, इस कार्बन से इधर R जुड़ रहा है और इधर H जुड़ रहा है। क्या ये सभी ग्रुप डिफरेंट हैं या नहीं? सभी ग्रुप डिफरेंट है और सभी ग्रुप डिफरेंट होने के कारण ये कंपाउंड जो है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने लग जाता है, क्योंकि ये वाला कार्बन आपका कैसा हो जाएगा? क्रिल कार्बन हो जाएगा। और जिस किसी भी कंपाउंड में क्रिल कार्बन पाया जाता है वहां पर मीसो कंपाउंडों को छोड़ दिया जाए और रैसमिक मिश्रण को छोड़ दिया जाए तो वहां पर प्रकाशिक समावयवता आ जाती है। अब आप कहोगे मीसो क्या होता है, रैसमिक क्या होता है? तो ये बाद की बात है, जब आपको त्रिविम रसायन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आप इसमें देख सकते हो। वैसे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले टॉपिक में जाकर भी देख सकते हो, इसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। तो क्रिल कार्बन इसमें पाया जाता है और क्रिल कार्बन उपस्थित होने के कारण ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि R की जगह यदि मैं H लेता हूं, यहां पर देखना ध्यान से, R की जगह मैं क्या ले लेता हूं? H ले लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाता है? अब इस कार्बन को दोबारा से देखोगे आप
तो इस कार्बन को देखने पर आपको पता चलेगा कि इधर तो COOH है, इधर NH2 है, इधर H है और इधर H है, और ये दोनों कैसे हो चुके हैं, कॉमन, एक समान। तो क्या अब चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हैं? नहीं। और चारों वैलेंसी यदि डिफरेंट नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कार्बन क्रेल नहीं होगा, और क्रेल नहीं होगा तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो एकमात्र एग्जाम्पल, ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड होता है, तो ग्लाइसिन नाम का अल्फा एमिनो एसिड प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि अन्य सभी अल्फा एमिनो एसिड प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, ग्लाइसिन को छोड़कर अन्य सभी अल्फा एमिनो अम्ल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, एटलीस्ट वन कायरल सेंटर इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इनके क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक और इनमें पाया जाता है जिसका नाम है समविभव बिंदु। देखो समविभव बिंदु का मतलब क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसे कॉपी करोगे। ठीक है, मैं साइड में हट चुका हूं, चलो अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। चलो इसे भी मिटा देता हूं। चलो लास्ट में बोल रहा था आपको कि ये समविभव बिंदु वाले होते हैं। समविभव बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे शॉर्ट में PI से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI से इसे नोट कर दिया जाता है। क्लियर है। अब समविभव बिंदु क्या होता है ये अपन समझते हैं। देखो ध्यान से, ज्यूटर आयन में बना चुका था, और ज्यूटर आयन क्या था, देखोगे एक बार, RC, इधर H, इधर मेरे पास NH3 था जिस पर चार्ज कौन सा था, प्लस, और C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास एक ज्यूटर आयन आ चुका था। अब ज्यूटर आयन की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल था जिसमें H प्लस मौजूद था, जिसने अपना H प्लस किसको दे दिया, NH2 क्षार को दे दिया। क्लियर है यहां तक। अब ये NH3 बन चुका है और ये COO माइनस बन चुका है। अब यदि मैं इसको ध्यान से देखना, H प्लस प्रोवाइड करवा दूं, H प्लस मतलब अम्ल प्रोवाइड करवा दूं, मीडियम कौन सा कर दूं, अम्लीय, एसिडिक मीडियम कर दूं, यहां पर अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवा दूं, तो ये H प्लस कहां पर जाएगा, प्लस वाला प्लस पर तो जा नहीं सकता, प्लस वाला तुरंत किस पर जाएगा, माइनस वाले पर, और ये क्या बना देगा, ध्यान से देखना, RCH NH3, इस पर तो प्लस रहेगा ही रहेगा, और ये C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है यहां तक। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने पर ऐसा हो गया है। क्लियर है यहां तक। यदि मैं इसे एसिडिक मीडियम ना प्रोवाइड करवाऊं और मीडियम इसको मैं बेसिक प्रोवाइड करवा दूं, बेसिक मतलब क्षारीय माध्यम, कैसा माध्यम प्रोवाइड करवा दूं मैं इसको, क्षारीय। तो क्षार का काम तो आप जानते हो, अभी हमने पढ़ लिया था, क्षार का काम होता है H प्लस को ग्रहण करना, तो ये H प्लस को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और H प्लस कहां दिखाई दे रहा है आपको, एक्स्ट्रा यहां पर है, तो यहां से एक H प्लस को ये ले लेगा, और H प्लस को ले लेगा तो क्या बाहर निकाल देगा, माइनस H2O। भाई OH खुद है, एक H और मिल जाएगा, H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O। तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, और यदि H2O बाहर निकल जाएगा तो आप देखोगे ये क्या बनाएगा, ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो चुका है, CH NH3 की जगह अब क्या रह जाएगा, NH2, H प्लस गया तो प्लस भी गया और H भी गया, और इधर से आपका क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O और O पर माइनस चार्ज। क्लियर है यहां तक। ये आपका क्षारीय प्रकृति वाला है और ये आपका अम्लीय प्रकृति वाला है। ऐसा आपका जब हुआ जब हमने क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाया, और ऐसा कब हुआ आपका, जब हमने अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कराया। अब आप देखोगे
कि ये जो कंपाउंड मेरे पास बने हैं, ध्यान से देखना, ये जो कंपाउंड मेरे पास बने हैं, इन कंपाउंडों में अम्ल है और अम्ल की पीएच कितनी होती है आपकी, 7 से कम, लोअर देन 7। तो पीएच जो आपकी होगी यहां पर वो लोअर देन कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, और यहां पर पीएच जो होगी वो क्षारीय माध्यम में, तो पीएच ज्यादा हो जाएगी कितने से, 7 से, ग्रेटर देन 7। और यहां पर ये कैसा है, न्यूट्रल, उदासीन, और उदासीन की कितनी होती है, पीएच बराबर 7। एक्चुअली मैं केवल समझाने के पर्पज से ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। ये न्यूट्रल कम पीएच पर भी हो सकता है, ज्यादा पीएच पर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इनके के के वैल्यूज पर। के क्या होता है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। क्लियर है, चलो अभी बात करेंगे 2 मिनट बाद। तो यहां तक आपके समझ में आया नहीं आया, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। ये मेरे पास एक न्यूट्रल यानी उदासीन स्पीसीज थी जिसका नाम ज्यूटर आयन था। ज्यूटर आयन को मैंने H+ दिया, H+ O- से जुड़कर तुरंत OH में बदल गया और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, यानी कि अम्लीय हो चुका है और अम्ल की पीएच 7 से कम। मैंने यहां पर इसको क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाया, क्षार को हम OH- से रिप्रेजेंट करते हैं और अम्ल को H+ से। OH तुरंत क्या करेगा, H को ले लेगा और H2O बनकर बाहर निकल जाएगा और इसकी pH कितनी हो जाएगी, 7 से ज्यादा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करता हूं। एक मैं लगा देता हूं यहां पर एनोड और ये मैंने इधर लगा दिया कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, और यहां पर मैंने इस सॉल्यूशन को भर दिया, इस सॉल्यूशन को मैंने यहां पर भर दिया है। अब मेरे को आप खुद सोच के बताओ, जब मैं इस पर एक बैटरी जोड़ दूंगा, जब मैं यहां पर एक बैटरी जोड़ दूंगा तो ये वाला एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जब मैं बैटरी जोड़ दूंगा तो आप मेरे को बताइए ये वाला किधर जाएगा, प्लस वाले की तरफ या माइनस वाले की तरफ, क्योंकि खुद पर प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस की ओर तो आ नहीं सकता, किधर की ओर भागेगा, नेगेटिव की ओर भागेगा। यानी ये वाले आयन सभी किधर गति करने लग जाएंगे, कैथोड की ओर, यानी कि ये कैथोड की ओर गति करेगा। सेम इसी प्रकार यदि मैं बात इधर की साइड करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, यदि मैं इस साइड में ये बात करता हूं कि यदि मैं यहां पर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूं, एक यहां पर एनोड लगा देता हूं, एक यहां पर कैथोड लगा देता हूं और एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और यहां पर भर दिया जाए इसी सॉल्यूशन को, तो अब बताइए ये किधर की ओर भागेगा। अब इतनी कॉमन सेंस की बात है कि नेगेटिव लग रहा है तो ये किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ये पूरा आपका इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये किसने किया, जब मैंने अम्लीय माध्यम भी प्रोवाइड करवा दिया था और क्षारीय माध्यम भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन क्या हो कि मैं ना तो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाऊं और ना ही क्षारीय माध्यम प्रोवाइड कराऊं, और जो मेरे पास ये कंपाउंड है ज्यूटर आयन जिसको मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं विद्युत क्षेत्र अप्लाई करता हूं, यानी कि एक बैटरी ले रहा हूं, वो सॉरी एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इस कंटेनर को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें ये ज्यूटर आयन मैंने यहां पर भर दिया है, ये ज्यूटर आयन मैंने यहां पर भर दिया है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। एक्चुअली यहां पर नेगेटिव भी है, एक्चुअली यहां पर पॉजिटिव भी है, तो ये किधर की ओर भागेगा। देखो इसको समझने के लिए आप एक काम करो, जैसे मेरे पास मान के चलो ये मार्कर पेन ही है, ठीक, मैं इसको दोनों हाथों से पकड़ लेता हूं, ये एनोड मान लो आप और ये कैथोड मान लो, और दोनों से पकड़ के समान ताकत से खींच रहा हूं। क्यों, कैथोड क्यों खींचेगा, कैथोड यानी नेगेटिव, कैथोड जो है मेरा ये नेगेटिव चार्ज वाला, और एनोड कौन सा है मेरा, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो इसको एनोड बोल रहा हूं मैं और इसको कैथोड। कैथोड क्यों खींचेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव दिख रहा है। एनोड क्यों खींचेगा, नेगेटिव दिख रहा है। तो मान के चलो ये एनोड है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव को खींचेगा, और ये मान के चलो तुम्हारा पॉजिटिव को खींच रहा है, तो ये नेगेटिव को खींच रहा है, ये पॉजिटिव को खींच रहा है, और समान ताकत लग रही है। बताओ ये कहाँ जाएगा, बीच वाला, ये कहीं भी नहीं जाएगा, यानी कि ये ज्यूटर आयन यहाँ पर ही पड़ा रह जाएगा, समान रूप से इधर खिंच रहा है, समान रूप से इधर खिंच रहा है, तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये इतनी जो लंबी रामायण बताई है आपको, इसका मतलब क्या है, क्या अभिप्राय है इससे। तो इसका अभिप्राय सुनो अब आप,
जो ज्यूटर आयन होते हैं ये जिस पीएच पर पाए जाते हैं, ज्यूटर आयन का मतलब पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, डाइपोल बन जाएगा, न्यूट्रल आयन होगा उदासीन, और उसे यदि किसी कंटेनर में यानी कि विद्युत क्षेत्र में डाला जाएगा तो ना तो वो एनोड की ओर गति करेगा और ना ही वो कैथोड की ओर गति करेगा। अर्थात इन ये सम विभव बिंदु वाले होते हैं, समान इनका विभव पाया जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करवाने पर यानी विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करवाने पर ये किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं। तो विलयन का वह पीएच, ध्यान से सुनना, विलयन का वह पीएच जिस पर विलयन को या ज्यूटर आयन को यदि विद्युत क्षेत्र में डाला जाए और वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता हो तो उसी को ही सम विभव बिंदु बोला जाता है। सम विभव बिंदु एक वह बिंदु है या वह पीएच है जिस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसका आवागमन ही रुक जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि सम विभव बिंदु कहलाता है। ध्यान से समझना, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, फिर दोबारा सुनना। विलयन का वह पीएच जिस पर विलयन को या ज्यूटर आयन को विद्युत क्षेत्र में डाला जाए और उस पीएच पर ना तो वो कैथोड की ओर जा रहा है ना वो एनोड की ओर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में उस पीएच को ही सम विभव बिंदु कहा जाता है। अब आप एक बात ये ध्यान रखोगे कि किसी भी विलयन के लिए न्यूट्रल स्थिति 7 ही नहीं है कि हम उदासीन बराबर 7 कह दें, ये डिपेंड करता है किसी भी विलयन के ए की वैल्यू पर, किसी भी विलयन के ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है या फिर पी के ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है। के ए क्या होता है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक, और पी के ए क्या होता है? पी के ए बराबर होता है माइनस लॉग के। ठीक है, अम्ल के वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लघु गुणकीय मान ही पी के ए कहलाता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब मान के चलो, अब मैं थोड़ा सा कोर्स से आगे की ओर जा रहा हूं। ये जो मेरे पास है कौन सा, ये वाला, इसके लिए वैल्यू जो है, इसके लिए वैल्यू जो है वो K1 है। अम्ल वियोजन स्थिरांक की वैल्यू कितनी है? K1। और इसके लिए जो वैल्यू है अम्ल वियोजन स्थिरांक की वो है मान के चलो K2। क्लियर है यहां तक? और ये K1 और K2 यानी कि इसका अम्ल वियोजन स्थिरांक और इसके अम्ल वियोजन स्थिरांक पर ही डिपेंड करता है ज्यूटर आयन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यदि मेरे को किसी का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? Pk1 प्लस Pk2/2, और यहां से मेरा क्या निकल के आ जाता है? इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकल के आ जाता है। अब किसी क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया जाए कि एक कंपाउंड है मेरे पास, उसको क्षारीय माध्यम में डालने पर उसके K1 का मान इतना और K2 का मान इतना, यानी Pk1 और Pk2 का मान इतना इतना है, तो उसमें डायरेक्ट 2 का भाग दे दोगे आप और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट आपका हो जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखो, एक अल्फा एमिनो एसिड है एलेनिन, इसके Pk1 का मान मैं ले लेता हूं 2.34 और Pk2 का मान ले लेता हूं मैं 9.94। क्लियर है? और आपको यहां पर इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है कि इसका सम विभव बिंदु क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला क्या है मेरा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बराबर Pk1 प्लस Pk2/2। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट Pk1 की वैल्यू कितनी? 2.34 प्लस 9.94 अपॉन, ठीक है, 94 की जगह मैं ऐसा करता हूं 54 ले लेता हूं। क्लियर है? 54 कर देते हैं अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 8, 5 और 3 आपका 8 और 9 और 2 11। ठीक है, अपॉन 2।
तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, 9 एंड 4। ठीक है, तो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना आ जाता है आपका 5.94। अर्थात ये है कि pH 7 पर ही न्यूट्रल नहीं है, 5.94 पर जो एलेनिन है वो इन वैल्यूज के आधार पर न्यूट्रल हो चुका है। अर्थात एलेनिन का समविभव बिंदु कितना आता है 5.94 प्राप्त होता है। और इससे ये बात निकल कर आ जाती है सामने कि जो समविभव बिंदु है वो सभी अल्फा एमिनो एसिडों का भिन्न भिन्न होता है, लेकिन निश्चित होता है। ये नहीं कि एक ही अल्फा एमिनो एसिड का अभी ये है और कुछ समय पश्चात चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समविभव बिंदु निश्चित होता है और सभी अल्फा एमिनो एसिडों का जो समविभव बिंदु होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? और इस तरह से हम pk1 और pk2 की वैल्यू को ऐड करके हम समविभव बिंदु निकाल देते हैं। और ये क्वेश्चन आपका IIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलो, तो क्या पढ़ लिया आपने? सबसे पहली बात आपने पढ़ी कि जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं, ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं ग्लाइसिन को छोड़कर। ठीक है, समविभव बिंदु वाले ये होते हैं, इनमें एमिनो ग्रुप भी पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है, तो दोनों की रिएक्शंस ये दर्शाते हैं। तो ये होती हैं आपकी अल्फा एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। और समविभव बिंदु इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझोगे। ठीक है, ये आपका हो जाता है अल्फा एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पेप्टाइड। देखो, पेप्टाइड एक्चुअली होते क्या है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड। ठीक है, सबसे पहले हम पेप्टाइड की बात करें, बंध को हम बाद में पढ़ लेंगे। एक्चुअली पेप्टाइड जो है ये सबसे पहले मेरे पास होता है अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड, जब दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में जॉइंट होने लग जाते हैं या दो से ज़्यादा अल्फा एमिनो आपस में जॉइंट होने लग जाते हैं, तो जिन कंपाउंडों का निर्माण होता है उनको पेप्टाइड कहा जाता है। और इस दौरान वाटर के मॉलिक्यूल लगातार क्या होते जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। दो अल्फा एमिनो आपस में कनेक्ट होंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तीन कनेक्ट होंगे, दो वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। यानी कि जितने अल्फा एमिनो एसिड हैं उससे एक कम वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता चला जाता है। क्लियर है? तो अल्फा एमिनो एसिड जब जल के अणु को निष्कासित कर देते हैं तो वहां पर पेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। और जब इन पेप्टाइडों की संख्या यानी अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या मोर देन 100 हो जाती है, यानी 100 से ज्यादा वहां पर क्या हो जाते हैं, अल्फा एमिनो एसिड हो जाते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है? तो अब बात हमारी वहां नहीं पहुंचे, हमने ये पूरी तरह से पढ़ लिया कि अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से इनमें ग्रुप पाए जाते हैं और क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक यानी गुणधर्म होते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आवश्यक कौन से हैं, अनावश्यक कौन से, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं पेप्टाइड पर। देखो, मैं कोई दो अल्फा एमिनो एसिड ले रहा हूं और उनको कनेक्ट करता हूं आपके आगे। जैसे एक तो मैं ले लेता हूं, ग्लाइसिन ही ले लेता हूं। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर आपको पता है, ये नाइट्रोजन, इधर H, इधर H, ये C और ये C डबल बॉन्ड OH, और इस कार्बन पर कितने H लग जाएंगे आपके? 2। ये आपका ग्लाइसिन है। अब कंपाउंड को मैं कैसे भी घुमा दूं फिरा दूं, उससे आप घबराया मत करो, ये कंपाउंड ऐसा ही है जो आपने पहले देख रखा था। ये मैंने पहले कुछ इस तरह से लिखा था, अब मैंने इस H को यहाँ लगा दिया और NH2 को यहाँ ले आया हूँ मैं, बस लिखने का तरीका बदला है। क्लियर है? और अब मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं तो ये मेरे पास एलेनिन बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर दूसरा कंपाउंड एलेनिन ले रहा हूँ। एलेनिन की भी स्ट्रक्चर में ऐसे ही बनाऊंगा, नाइट्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और थोड़ा पास ले लो। ठीक, ये NH2 आ चुका है। फिर ये कार्बन, कार्बन पर एक H है और एक CH3 है, तो CH3 को इधर लगा दो, H को इधर लगा दो, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH।
क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने क्या ले लिया, ग्लाइसिन और एलेनिन, मैंने दो कंपाउंड यहाँ पर ले लिए। एक्चुअली इन एमिनो एसिडों को शॉर्ट टर्म में भी प्रदर्शित किया जाता है। ग्लाइसिन को शॉर्ट में GLY बोल देते हैं और एलानिन को ALA बोल दिया जाता है। 3 अक्षर के कोड में इनको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब मेरे पास एक इकाई ग्लाइसिन है और एक इकाई मेरे पास एलेनिन है। तो यहां से क्या होगा, जब मैं दो एमिनो एसिडों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो यहां से OH फर्स्ट नंबर पर और यहां से H सेकंड नंबर पर कहाँ निकल जाते हैं, बाहर, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। और वाटर का मॉलिक्यूल जब यहां से रिलीज हो जाएगा तो मैं कह देता हूं कि H2O, नेगेटिव का मतलब निकल रहा है, जा रहा है। ठीक, बताओ क्या बना, H ये वाला, फिर N, फिर नीचे H, क्लियर, फिर C, इस पर भी है, शॉर्ट में ही लिख दो, क्यों डायरेक्ट खोल कर लिखो, CH2 पूरा, फिर C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, इधर से OH गया, H गया, C से सीधा कनेक्ट कौन होगा, N, ध्यान देना, C से सीधा कनेक्ट कौन हो रहा है, H। ठीक, आगे फिर CH3 और H तो है ही, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, और C डबल बॉन्ड OH। देखो ध्यान से, अब मेरे पास इधर से C डबल बॉन्ड जुड़ा और इधर से NH जुड़ा, तो मेरे पास जो ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ये वाला ग्रुप, ध्यान से देखना, ये वाला ग्रुप। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि CONH बॉन्ड ही आपका पेप्टाइड बंध कहलाता है। कौन सा बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो यहां पर CONH एक पेप्टाइड बॉन्ड है और इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं। क्लियर है यहां तक? तो क्या बोलेंगे, पेप्टाइड क्या होते हैं, जब अल्फा एमिनो एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं वो बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, और जब इनकी संख्या 2, 5, 10, 15, 20 तक होती है तो इनको पेप्टाइड कहा जाता है, और जब अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाती है, 100 तक हो जाती है, तो उसे प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस भी होता है, अपवाद भी होता है, और क्या अपवाद है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, पैंक्रियाज में बन जाता है ये। तो इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन 51 एमिनो एसिडों से बना हुआ होता है और उसको प्रोटीन ही कहा जाता है। तो वहां पर 100 नहीं है एमिनो एसिड, वहां पर 51 एमिनो एसिड हैं, लेकिन फिर भी ये एक प्रोटीन होता है। तो अपवाद तो केमिस्ट्री का खजाना है, हर जगह मिल जाते हैं आपको। तो याद रखोगे, इंसुलिन जो हार्मोन है वो 51 एमिनो एसिडों से मिलकर बना हुआ होता है, और 51 एमिनो एसिड आपस में एक क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर क्लियर है? नॉर्मली एक डेफिनेशन ये कि जब 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको प्रोटीन बोला जाता है, लेकिन अपवाद हर जगह मौजूद हैं। पेप्टाइड क्या हुआ, समझ में आया? एमिनो एसिड आपस में जुड़कर जिस संरचना का निर्माण कर रहे हैं उसी को पेप्टाइड बोलते हैं। और जिस बॉन्ड के थ्रू दो अल्फा एमिनो एसिड जल के अणु के निष्कासन के पश्चात जुड़ते हैं उसे पेप्टाइड बंध के नाम से जाना जाता है। और कोई पूछे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है तो C डबल बॉन्डो NH को पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। किसको? C डबल बॉन्ड ONH, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात, अभी तक यहां पर यह हो चुका है कि पेप्टाइड बॉन्ड हमने बना लिया। जब इनकी संख्या 100 को क्रॉस कर जाएगी तो किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। तो इस आधार पर हम पेप्टाइडों का क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं, और पेप्टाइडों को हम 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला भाग होता है ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड क्या मतलब है ओलिगोपेप्टाइड का? ऐसे पेप्टाइड जिनमें अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या 2 से लेकर 9 तक होती है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना। ऐसे पेप्टाइड जिनमें अल्फा एमिनो एसिड जो हैं, अल्फा एमिनो एसिड, इनकी संख्या 2 से लेकर कितनी होती है? 9 तक, वो क्या कहलाते हैं? आपके ओलिगोपेप्टाइड कहलाते हैं। नंबर 2 पर आता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? जिनमें अल्फा एमिनो एसिड कितने? 100 से कम, 10 से लेकर 100 तक, 10 से लेकर 100 तक क्या पाए जाते हैं? अल्फा एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं।
और नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है आपका प्रोटीन। तीसरे पेप्टाइड क्या होते हैं आपके? प्रोटीन होते हैं। और मोर देन 100 से ज्यादा यदि आपके अल्फा एमिनो एसिड हैं तो उसको प्रोटीन बोल दिया जाता है। अपवाद मैं आपको बता ही चुका हूं, इंसुलिन इसका अपवाद है, क्योंकि इंसुलिन में 51 अल्फा एमिनो एसिड आपस में एक क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया पेप्टाइड। ठीक है, समराइज कर लेते हैं हम इसको। अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे H2O को निष्कासित करने के पश्चात तो पेप्टाइड बनाएंगे। यदि वहां पर 100 से ज्यादा एमिनो एसिड हो चुके हैं तो वो प्रोटीन कहलाते हैं। अल्फा एमिनो एसिड जो हैं वो आपस में जल के अणु के निष्कासन के पश्चात जिस बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं उस बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं। और दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो दो बॉन्ड आ चुके हैं आपके सिलेबस में अभी तक, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड, दो अल्फा एमिनो एसिड जुड़ेंगे। ठीक है, और इनकी संख्या के आधार पर, किनकी? अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या के आधार पर जो पेप्टाइड होते हैं उनको हम 3 भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। ओलिगोपेप्टाइड 2 से लेकर 9 तक एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड 10 से लेकर 100 तक अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, और प्रोटीन 100 से ज्यादा एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अपवाद आपका कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन, जिसमें 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो यहां तक हमारी पेप्टाइड की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं पेप्टाइडों के नामकरण की, कि पेप्टाइडों का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखोगे देखो, पेप्टाइडों का नामकरण करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ग्लाइसिन तो मैंने लिया ही था अभी, H N H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके साथ यहाँ पर ले लेता हूँ दूसरा एमिनो एसिड, कोई सीरीन ले लेता हूँ, या फिर चलो एलेनिन ही ले लेते हैं। एलेनिन में वही H N H C H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस एक और ले लेता हूँ, और वो एक कौन सा ले लिया जाए? सीरीन ले लेता हूँ। चलो, सीरीन क्या होता है? CH, बस यहाँ पर आपको CH2OH लगा देना है, बाकी C डबल बॉन्ड OH तो एज इट इज ही होगा। क्लियर है? अब देखोगे आप, समझना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और कंटिन्यू उधर चलेगा तो उधर से हो जाएगा, और इधर चलेगा तो इधर से हो जाएगा। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड यदि बनाएंगे तो आगे तक चलता जाएगा, अभी केवल पेप्टाइड कहलाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, और क्या देखोगे? ये संरचना कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ जाती है। इधर से मेरे पास NHH, ये मेरे पास CH2 C डबल बॉन्ड O, इससे कौन जुड़ेगा? NH, ये मेरे पास फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड आ चुका है। इससे फिर कौन जुड़ेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, OH गया, H गया, सीधा कौन जुड़ जाएगा? NH, सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड आ चुका है। फिर आगे N से कौन है? CH, CH2OH, और C डबल बॉन्ड OH। आगे ये भी निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा यदि कंटिन्यू आगे और बढ़ाने हैं तो। ठीक, ध्यान देना है। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग में आप इधर कितने भी लिख लो, लाखों लिख लो, इधर आप लाखों कितने भी लिख लो, स्टार्टिंग तो NH2 से ही होगी। सही है, गलत है? और यदि NH2 से स्टार्टिंग होगी तो इसका नाम ही क्या के दे दिया जाता है? N टर्मिनल। नाम क्या दे दिया जाता है इसका? N टर्मिनल। और चाहे कितना भी लिख लो, खत्म कार्बोक्सिलिक एसिड ही करेगा। अब ये मत कहना H पे खत्म हो रहा है, बोला तो NH2 ही है, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है, और इधर COOH कार्बन युक्त कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोला जाता है C टर्मिनल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पेप्टाइड जब हम बनाते हैं
तो पेप्टाइडों के नामकरण में एन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और सी टर्मिनल पर जाकर वो पेप्टाइड खत्म हो जाता है, चाहे उसमें 4 इकाई हैं, 5 इकाई हैं, 500 इकाई हैं, 1000 इकाई हैं या लाख इकाई हैं, हमेशा स्टार्टिंग एन टर्मिनल से होगी और एंड उसका कहाँ पर हो जाएगा, आपका सी टर्मिनल पर एंड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नामकरण में क्या होता है, नामकरण जब किया जाता है, ध्यान देना, नामकरण जब भी हम करते हैं तो उस समय सी टर्मिनल को छोड़कर, सी टर्मिनल जो मेरे पास है उसमें तो एज इट इज ही नाम रहता है। यानी कि देखो, किसी को भी बोल के देखो आप, ग्लाइसिन, इसका नाम क्या था, एलेनिन, इसका नाम क्या था, सीरीन, सीरीन, मतलब जैसे मैंने तुमसे बोला था ना, ओस कार्बोहाइड्रेटों का गोत्र है, इसी तरह ईन इनका गोत्र है एक तरह से। देखो सब में ईन आ रहा है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ठीक है, तो इनमें ईन आता है। अब एक्चुअली इनमें क्या करना है कि जो ईन है, इनमें जो ईन लिखा हुआ है, उस ईन को तो हमें लास्ट वाले सी टर्मिनल वाले को नहीं हटाना है, बाकी उससे पहले कितने भी हों, ईन को हटाकर उसके स्थान पर इल कर देना है। इल यानी बीमार नहीं, इल लगा देना है, ठीक है। बाकी सी टर्मिनल पर तो क्या रहेगा, ईन ही रहेगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबको एक साथ लिखेंगे हम, ग्लाइसिन, ग्लाइसिल, क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइसिल। एलेनिन, एलेनिल, क्या नाम हो जाएगा, एलेनिल। और ये तो क्या रहेगा, सीरीन ही रहेगा, सीरीन। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ग्लाइसिल एलेनिल सीरीन, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका नामकरण कर दिया जाता है। अब समराइज क्या है इसका, समरी क्या बनेगी कि जब भी हम नामकरण करेंगे, चाहे 10 एमिनो एसिड हैं, चाहे 3 एमिनो एसिड हैं, चाहे कितने भी एमिनो एसिड हैं, स्टार्टिंग एन टर्मिनल से होती है जो कि बाईं ओर होता है, और एंड हमेशा सी टर्मिनल पर होता है जो कि दाईं ओर होता है। दाईं ओर वाले पे लास्ट में जो सी टर्मिनल पर है उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, जबकि एन टर्मिनल पर कितने भी हों, केवल लास्ट वाले पर कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट से पहले कितने भी हैं उन्हीं के नाम में इन को हटाकर इल लगा दिया जाता है। ये इनका नामकरण होता है, ठीक। समझ में आई यहाँ तक आपको बात। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, पॉज लेकर आप इनको आराम से उतार लो। मैं अब इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखोगे ध्यान से। देखो मेरे पास एक एमिनो एसिड आ चुका है जहां पर NH2, क्लियर है यहां तक। NH2 से कौन जुड़ा हुआ है मेरा, C, ठीक है। ग्लाइसिन था मेरे पास सबसे पहले, तो ऐसा करता हूं मैं CH ले लेता हूं और इस पर एक R ग्रुप लगा देता हूं। R का मतलब क्या हो जाएगा, कोई ऐसा ग्रुप है, H लगाया तो ग्लाइसिन, CH3 लगाया तो एलेनिन, CH2OH लगाया तो सीरीन, और कुछ लगाया तो और कुछ एमिनो एसिड, और फिर मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट आप देखोगे, अगला क्या हो जाएगा, यहां से N और इस पर H, ठीक, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद CH तो R, फिर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ध्यान देना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये ग्रुप चलेगा, पूरा ये ग्रुप चलेगा, CONH। तो देखो पहला CO आया उससे NH, अगला CO आया तो कौन जुड़ेगा, NH, तो यहां से मैं क्या जोड़ दूंगा, NH। अब NH से कौन जुड़ता है ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। NH से हमेशा एक साइड में C डबल बॉन्ड और दूसरी साइड में CH, और CH पर कौन, R। तो अब मैं इससे कौन जोड़ूंगा, CH, और CH पर कौन, R। अब मेरे को CH से जोड़ना है, तो CH से आपको पता है एक साइड में N जुड़ेगा, एक साइड में C डबल बॉन्डो जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्डो। C डबल बॉन्डो से कौन जुड़ेगा, C डबल बॉन्डो से कौन जुड़ता है, NH। NH से कौन जुड़ता है, CH, CH पर R। CH से कौन जुड़ता है, C डबल बॉन्डो। C डबल बॉन्डो से कौन जुड़ता है, NH। और इस तरह से ये कंटिन्यू इधर चलता चला जाएगा, और इसी प्रकार इसको भी मैं खोलकर यदि लिख दूं तो कंटिन्यू ये इधर आपका चलता चला जाएगा। तो ये मेरे पास एक
पॉलीपेप्टाइड हो चुका है, पॉलीपेप्टाइड हो चुका है। क्लियर है यहां तक? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और समझ में आने के साथ साथ एक बात बहुत अच्छी ढंग से समझ में आनी चाहिए कि ये जो आर हैं, इनको ध्यान से देखोगे, इधर भी आर चलेगा आगे, ये दोनों एक दूसरे से पोजीशन कौन सी है? ट्रांस। यदि एक ही प्लेन में रहें तो सिस, और ये इस तरह से रहें तो ट्रांस। तो जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड आपस में ट्रांस पोजीशन में जमते चले जाते हैं। एल्किल ग्रुप जो भी बदलेगा वो ट्रांस पोजीशन पर जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? ये क्या है, छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाने वाली बात होती है। पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि ये भी समविभव बिंदु को फॉलो करते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड तो है ही है, अल्फा एमिनो एसिडों की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो समविभव बिंदु पाया जाता है, और वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। एक बात और, समविभव बिंदु वाले जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, यानी कि समविभव बिंदु के कारण इनकी शांता के मान, विलयशीलता के मान, चालकता के मान, परासरण दाब के मान इत्यादि बहुत अल्प हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें भी यही चीज फॉलो होगी। इनका जो अनुभार होता है वो लगभग 10,000 AMU या इससे ज़्यादा ही होता है। किनका? पॉलीपेप्टाइडों का। ठीक है, क्योंकि अनेक संख्या में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, पॉलीपेप्टाइडों को ना कहकर हम प्रोटीन कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जो अल्फा एमिनो एसिडों के गुण थे वही इनके गुण होंगे। और कौन कौन से गुण हो जाएंगे? तो ये भी प्रकाशिक सक्रियता फॉलो करेंगे। नंबर 2 बात, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन तो इनमें होगा नहीं, क्योंकि अभी ये NH और उससे जुड़ चुके हैं। समविभव बिंदु वाले होते हैं, उच्च अनुभार वाले होते हैं, और अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या 10 से लेकर पॉलीपेप्टाइडों में 100 तक पाई जाती है। तो अब आप देखोगे कि हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट है। पेप्टाइड भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिया। पेप्टाइड में कौन? ओलिगोपेप्टाइड 2 से लेकर 9 अल्फा एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड 10 से लेकर 100 एमिनो एसिड। अब बात हम करते हैं 10 से 100 से ज़्यादा वाले, यानी कि हम पहुंचते हैं कहाँ पर? प्रोटीन पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके? अच्छी तरह से देखोगे ये मैंने कैसे बनाया, ये आपके समझ में आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मेरे पास कौन है? C डबल बॉन्ड O और NH। आप इसको इस तरह से लिख लोगे। ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O से 2 चीजें जुड़ती हैं। कौन कौन सी 2 चीज? एक NH और एक CH। क्लियर है? और CH पर जुड़ता है R। ठीक, CH पर कौन जुड़ता है? R। देखो मैं बता देता हूं आपको, इधर साइड में C डबल बॉन्ड O, एक ये है मेरे पास, एक NH ये है मेरे पास, एक CH ये है मेरे पास। क्लियर है? 3 चीज है मेरे पास। इस पर कौन जुड़ता है? इस पर एक साइड में जुड़ेगा, मैं अलग पेन से लिखूं, इस पर एक साइड जुड़ता है NH ग्रुप और एक साइड जुड़ता है CH ग्रुप। NH से एक साइड में जुड़ता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप और एक साइड में जुड़ता है CH ग्रुप। CH एक साइड में CH जुड़ता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप से और एक साइड में जुड़ता है NH ग्रुप से। ठीक है, और एक CH पर R भी जुड़ा हुआ रहता है। तो बस ये यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो इसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे NH कौन जुड़ेगा? CH जुड़ेगा। इधर भी कौन जुड़ेगा? CH जुड़ेगा। क्लियर है? NH से भी CH जुड़ता है और NH से CH जुड़ता है, CH जुड़ चुका है। NH से C डबल बॉन्ड जुड़ता है, जुड़ चुका है। C डबल बॉन्ड O, CH जुड़ता है और NH जुड़ता है, तो CH जुड़ चुका है और NH जुड़ चुका है। क्लियर है? CH से NH जुड़ता है और C डबल बॉन्ड O जुड़ता है, तो CH से मेरे पास NH जुड़ चुका है, मैं C डबल बॉन्ड O को जोड़ने वाला हूं। क्लियर है? अच्छा, इस पर एक चीज और जुड़ती है, कौन? R। अब इससे CH से कौन जुड़ता है? NH जुड़ चुका है, C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। ठीक, C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ता है? CH जुड़ चुका है, NH जुड़ेगा। चलो NH ही लिख देता हूं मैं। NH से कौन जुड़ता है? ये जुड़ चुका है, CH जुड़ेगा। CH पर क्या लगता है? R लग जाता है। CH से कौन जुड़ता है? NH और C डबल बॉन्ड O। इधर इसको कंटिन्यू कर दो। CH से कौन जुड़ता है? ये जुड़ चुका है, क्या बचा आपका? NH बचा। NH से कौन जुड़ता है? फिर से CH जुड़ता है, तो इसको कंटिन्यू कर दो और इधर इस पर क्या लगा दो? R। देखो ट्रांसपोजिशन पर फिर से आ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, एक बार में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटीन की।
देखो प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन, तो जब अल्फा एमिनो एसिड 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, मोर देन 100 हो जाते हैं, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अपवाद में आपको बता चुका हूं इंसुलिन का, जिसमें 51 ही होते हैं, वो भी प्रोटीन ही कहलाता है। तो जब अल्फा एमिनो एसिड 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। नेक्स्ट बात, प्रोटीन में जो अल्फा एमिनो एसिड है वो C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, प्रोटीन जो है, अब प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है, टिपिकल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, और टिपिकल स्ट्रक्चर होने के कारण प्रोटीन की जो स्टडी की जाती है वो डायरेक्ट एक ही बार में नहीं की जाती, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके हम इसकी स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब वो 4 पार्ट कौन से हैं? जैसे सबसे पहले जो हम इसकी स्टडी करते हैं वो होती है प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन, फिर होती है द्वितीयक प्रोटीन, एक होती है तृतीयक प्रोटीन, और एक होती है चतुष्क प्रोटीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी। तो ये प्रोटीन 4 प्रकार से हम स्टडीज की करते हैं। अब ये 4 अलग अलग चीज नहीं है, आपके यदि आ रहा हो तो 4 तरीका की होती है, नहीं, ये चारों एक ही है। प्राथमिक प्रोटीन से द्वितीयक बनती है, द्वितीयक से तृतीयक बनती है, और तृतीयक से चतुष्क बनती है। ठीक है, कैसे? देखो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताता हूं। मेरे पास प्राथमिक प्रोटीन है इस तरह से, कोई भी बिल्कुल सुलझी हुई संरचना, किसकी? प्राथमिक प्रोटीन की, बिल्कुल सरल सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, ये आपकी प्राथमिक प्रोटीन है। ये प्राथमिक प्रोटीन जब आपस में थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो जाती है, यानी कि एक दूसरे में एंट्री कर जाती है, तो इस तरह से ये द्वितीयक संरचना में बदल जाती है। ये प्राथमिक, ये आपकी द्वितीयक, आपस में ये जो सरल इकाइयाँ ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं। तृतीयक संरचना में ये और भी ज़्यादा कंबाइन होने लग जाती हैं। तृतीयक संरचना में क्या होता है कि ये इस तरह से प्रोटीन है और ये आपस में यूँ कंबाइन रहती हैं। ठीक है, ये इस तरह से कंबाइन रहती हैं। और चतुष्क संरचना तो इतनी जटिल होती है कि उसकी स्टडी करना ही बहुत टफ हो जाता है। इसमें बहुत सारी इकाइयाँ आपस में गुथी हुई हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी उप इकाइयाँ पाई जाती हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जो इसके अंदर एंट्री करती रहती हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि सबसे पहले मोबाइल की जो लीड आती है कानों में लगाने वाली, वो बिल्कुल खुली हुई रखी है आपके पास, प्राथमिक संरचना हो गई। उसको आपने क्या किया? फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके बांध दिया, द्वितीयक संरचना हो गई। एक क्या हुआ कि आपने मोबाइल की लीड को वैसे ही इकट्ठा किया और जेब में रख लिया, और एक दिन बाद या 1 घंटे 2 घंटे बाद निकाल के देखा तो वो चारों तरफ से उलझ चुकी होगी, उसे आप सुलझाने लग रहे हो, वो आपकी तृतीयक संरचना हो गई। चतुष्क संरचना कुछ ऐसे हो गई, ये मान सकते हो आप, जैसे पतंग उड़ाते हैं हम, तो धागा जो आता है उसमें यदि हम उसे बांध कर नहीं रखें और इकट्ठा करते जाएं एक साथ, तो इकट्ठा करने पर वो ऐसा उलझता है कि उसे सुलझाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो वो आपकी चतुष्क संरचना हो गई। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, चतुष्क संरचना, इसको थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करोगे, थोड़ी सी खुल जाएगी, तृतीयक बनेगी, और सुलझाओगे और खुल जाएगी, द्वितीयक बनेगी, और बिल्कुल ही सुलझा दोगे, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, यानी कि धागा बिल्कुल अलग हो जाएगा, प्राथमिक संरचना का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है एक ही है, बस इसकी स्टडी 4 पार्टों में की जाती है, और उसी का नाम क्या दे दिया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना, और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, और प्राथमिक संरचना हमें क्या नॉलेज देती है।
तो देखो, टॉपिक है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देखोगे, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है ये हमें अल्फा एमिनो एसिड, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हमें अल्फा एमिनो एसिड की संख्या एवं उनके प्राथमिक अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या एवं उनके आपस में जुड़ने के विशिष्ट क्रम को व्यक्त करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब प्राथमिक संरचना हमें यह बताती है कि उस प्रोटीन के अंदर कितने तो अल्फा एमिनो एसिड हैं और वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब पहला एमिनो एसिड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल डायग्राम से आपको बताता हूं कि ये कोई ए, इससे फिर बी, फिर आपका सी, डी, ई, इस तरह से आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं। और ये बीच बीच में जो मैंने बॉन्ड बनाई है आपके पेप्टाइड बॉन्ड है, समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप मान लो जैसे बेलिन, फिर इसमें ल्यूसीन, इसमें एलानिन, एलेनिन, ठीक है, इसमें फिर से ल्यूसीन आ जाए, लाइसिन आ जाए, हिस्टिडीन, ठीक है, इसमें प्रोलीन। तो इस तरह से ये एक 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 आपस में जुड़ते चले जाते हैं, कई पार्ट आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं और बिल्कुल सिंपल होती है आपस में, कैसी है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बनती चली जाती है। तो ये प्राथमिक संरचना है और इसके क्रम को कि बेलिन के बाद ल्यूसीन आएगा या फिर ल्यूसीन के बाद एलेनिन आएगा या कौन आएगा, उसके क्रम को व्यक्त करती है कौन सी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्लियर है यहां तक? तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हमें अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या के बारे में बताती है और उनके आपस में जुड़ने के विशिष्ट क्रम को व्यक्त करती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, यदि प्राथमिक संरचना में किसी एक एमिनो एसिड को चेंज कर दिया जाए, जैसे मैं यहां से इसको हटा दूं और इसके स्थान पर कोई दूसरा लगा दूं, जैसे यहां पर मैंने मान के चलो प्रोलीन इधर था तो मैं यहां पर लगा देता हूं, मान चलो थ्रियोनिन लगा देता हूं, तो ये पूरी प्रोटीन ही बदल जाती है। पहले मान के चलो ये कुछ था लेकिन अब ये कुछ और बन गया, और जो पहले वाली थी उसका काम हमारे शरीर में कुछ था, जैसे मान के चलो हीमोग्लोबिन है तुम्हारे शरीर में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक 574, ध्यान से देखना, हीमोग्लोबिन नाम आपने सुना होगा, ये भी एक प्रोटीन है, इसमें 574 अल्फा एमिनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। हीमोग्लोबिन में 574 अल्फा एमिनो एसिड एक विशिष्ट पर्टिकुलर क्रम में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जब ये कनेक्ट रहते हैं तो यहाँ पर जैसे बेलिन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है, बेलिन पाया जाता है, फिर हिस्टिडीन होता है, फिर ल्यूसीन होता है, फिर थ्रियोनिन होता है, फिर प्रोलीन होता है, ग्लूटामीन होता है, लाइसिन होता है। इस तरह से इसमें क्या एक एक करके जुड़ते चले जाते हैं। और जब ग्लूटामीन के स्थान पर बेलिन आ जाता है तो फिर इस स्थिति में वो प्रोटीन ही बदल जाती है। क्या कहा मैंने, ग्लूटामीन के स्थान पर यदि बेलिन आ जाता है तो वो प्रोटीन ही बदल जाती है और फिर वो हीमोग्लोबिन नहीं रहता, वो कोई दूसरा कंपाउंड बन जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम आप जानते हो हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट आप करवाते हो तो हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाएगी और इस सिचुएशन में आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा शरीर में, तो हीमोग्लोबिन बदल जाएगा यदि ग्लूटामीन के स्थान पर बेलिन आ जाता है तो। और ऐसी स्थिति में प्रोटीन कंप्लीट ही बदल जाती है और इस सिचुएशन में एक रोग हो जाता है जिसे सिकल सेल एनीमिया
सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जब सुनना दोबारा ध्यान से, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। जब हीमोग्लोबिन में ग्लूटामीन के स्थान पर बेलिन आ जाता है तो वह हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, दूसरे प्रोटीन में या किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान मनुष्य को एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? और सिकल सेल एनीमिया होने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन एक 574 अल्फा एमिनो एसिडों का एक प्रोटीन होता है जिसमें ग्लूटामीन के स्थान पर बेलिन आने पर मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु तक यहाँ पर हो जाती है। ठीक है? प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है, इस पर अम्ल, क्षार या फिर इनका कोई जलीय विलयन है, टेम्परेचर, जलीय विलयन, ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे आप कैसे समझ सकते हो? भाई एक बात बताओ, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वो किसका निर्माण कर रही है? हमारे कंप्लीट बॉडी का पूरा फॉर्मेशन इससे हो रहा है। हीमोग्लोबिन ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब आप मान के चलो रास्ते में बाहर जा रहे हो और 50 डिग्री टेम्परेचर आपका बाहर है सूरज का इस समय, तो यदि टेम्परेचर का इफेक्ट होता और मान के चलो टेम्परेचर के कारण ये जो अल्फा एमिनो एसिड है वो अपनी जगह बदल लेते, तो क्या आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बचेगा? वो तो बदल चुका होगा। तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। आपने थोड़ा सा शिकंजी बनाने के लिए नींबू निचोड़ के खाया या दही खा लिया, खट्टा खा लिया, यानी कि अम्ल खा लिया आपने, और इस सिचुएशन में क्या उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल जाएगी? वो हीमोग्लोबिन से कुछ और हो जाएगा? नहीं। या फिर कोई क्षार आपने ग्रहण कर लिया तो क्या वो बदल जाएगा? नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? अम्ल, क्षार, इनके जलीय विलयन का, टेम्परेचर का, एंजाइमों का, ठीक है, एंजाइम भी इसमें आ जाते हैं, एंजाइम का प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है? जैसे लोग अंडे खाते हैं, अंडे में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है, 6.1 ग्राम प्रोटीन के आसपास प्रोटीन होता है एक अंडे के अंदर। तो जो उसका ऑमलेट बनवा के खाते हैं तो उसमें क्या, जैसे ही तवे पर डाला जाता है वो एक रोटी की तरह बन जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण भी होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या, प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो प्राथमिक संरचना उसकी एज इट इज बनी रहती है। इसी कारण जब तुम उसको खाते हो तो तुम्हें एज इट इज प्रोटीन मिल जाता है। यदि वो प्राथमिक संरचना ही बदल जाती तो उस प्रोटीन का कोई मतलब ही नहीं होता। तो एक बात याद रखोगे आप कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना फिक्स रहती है, अम्ल का, क्षार का, एंजाइमों का, टेम्परेचर का प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब टेम्परेचर की एक लिमिटेड वो है, कहीं आप ये करो कि टेम्परेचर आप तो इतना देते जाओ कि वो जल ही जाए तो बदलेगी। तो अम्ल, क्षार, एंजाइम, इनका सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है? ये एज इट इज बनी हुई रहती है। नेक्स्ट बात, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है, ये प्राथमिक संरचना की स्टडी सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। फ्रेडरिक सेंगर, जिसने क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में बताया था। और इन्होंने इंसुलिन हार्मोन पर रिसर्च की और इन्होंने बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो पैंक्रियाज जो होता है इसमें बनता है, और यह 51 अल्फा एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, और इसकी कमी से डायबिटीज नामक यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है? फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन हार्मोन के बारे में इसकी स्टडी की थी और बताया प्राथमिक संरचना को कि ये पैंक्रियाज में बनता है, 51 अल्फा एमिनो एसिडों का एक समूह होता है, और इसकी कमी से डायबिटीज नाम का रोग हमें हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये प्रोटीन की क्या होती है, प्राथमिक संरचना होती है, जो हमें क्या बताती है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अल्फा एमिनो एसिडों की संख्या के बारे में, जैसे हीमोग्लोबिन में 574 होते हैं, इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड होते हैं, फिर उनके आपस में जुड़ने के विशिष्ट क्रम को, जैसे मैं बता रहा था कि हीमोग्लोबिन में वेलिन के बाद हिस्टिडीन होता है, फिर ल्यूसीन होता है, थ्रियोनिन होता है, प्रोलिन होता है, फिर इसके बाद ग्लूटामीन आ जाता है, लाइसिन आ जाता है।
तो इस तरह से एक विशिष्ट क्रम होता है, उसके बाद ही हीमोग्लोबिन बनता है। और उस ग्लूटामीन के स्थान पर यदि वेलिन आ गया तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और प्रोटीन ही बदल जाएगी। तो विशिष्ट क्रम चेंज होने पर प्रोटीन प्राथमिक संरचना भी चेंज हो जाती है। क्लियर है? अम्ल क्षार एंजाइम इनको डालने पर नहीं बदलेगा, एज इट इज ही रहेगा। ठीक। और फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के बारे में बता दिया कि पेंक्रियाज में बनता है। ये हार्मोन है, एक 51 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं और डायबिटीज इसकी कमी से हो जाता है। और हीमोग्लोबिन में यदि ग्लूटामिन के स्थान पर वेलिन आ जाएगा तो सिकल सेल एनीमिया नामक आपका रोग हो जाएगा। तो ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। नेक्स्ट, द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इनके बारे में भी काफ़ी स्टडी की है। और अल्फा एमिनो एसिड जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है, थैंक यू।